Hello students, we are going to proceed chapter number 2, microorganism, friend and foe. In this chapter, in previous classes, we studied about friendly microorganism and harmful microorganism in our daily routine. पिछला जो वीडियो था उसमें हमने फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म और हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल में स्टडी की थी. आज हम फूड प्रिजर्वेशन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं. फूड प्रिजर्वेशन के लिए पहले हमने ये समझा था कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू फूड स्पॉइल हो जाता है और वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे इलनेस हो जाती है. इसके साथ साथ इवन डेथ तक होने के चांसेस होते हैं. इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमको फूड प्रिजर्व करना चाहिए. कैसे हम फूड को प्रिजर्व करेंगे, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, वो हम इस क्लास में देखेंगे. तो we are going to read food preservation. In chapter 1 we have learnt about the methods used to preserve and store food grains. फर्स्ट चैप्टर जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हमने पढ़ा था उसके अंदर फूड ग्रेन्स को कैसे आपको स्टोर करके रखना है लंबे टाइम के लिए, ये हमने सीख लिया था कि हमको डिफरेंट केमिकल्स का यूज़ करना है, नीम लीव्स का यूज़ करना है और कैसे उनको लंबे टाइम तक स्टोर करके रखें ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन फूड ग्रेन्स को अटैक न कर पाए. हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम. आज हम ये देखेंगे कि हमारे घर में पका हुआ खाना उसको हम कैसे प्रिजर्व करके लंबे टाइम तक रख सकते हैं. यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज़ अटैक्ड बाय फंगस. आपको ये पता है कि ब्रेड अगर मॉइस्ट कंडीशंस के अंडर रह जाती है तो उसके ऊपर फंगस लग जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल्स आवर फूड. स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर. जब कोई फूड खराब हो जाता है तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है और इवन उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है. इज़ स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन. क्या फूड का स्पॉइल होना एक केमिकल रिएक्शन है. आप अपने घर में भी रात का बना हुआ खाना है और उसको अगर सेकेंड डे यूज़ करना चाहते हो तो आपको, ये गर्मी का सीज़न है तो आपको पता चल जाता है उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट बदल जाता है. तो इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसको स्पॉइल कर दिया है. तो क्या हम ऐसा फूड खाते हैं? क्या हम लोग ऐसा फूड नहीं खाते हैं. पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर फ्यू डेज. अब पहेली ने क्या किया, कुछ मैंगोज़ को वो लेकर आई और कुछ दिनों के लिए उसने उनको नहीं खाया और वो मैंगो एज इट इज़ रखे रह गए. लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन. फिर उसको ये पता चला, जैसे ही उन मैंगोज़ को उसने देखा तो उसने देखा कि वो मैंगो ख़राब हो चुके. बट शी नोज़ दैट द मैंगो पिक्कल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर लॉन्ग टाइम. पर उसको ये पता था कि उसकी जो दादी मैंगो का पिक्कल यानी आम का अचार बनाती है वो ख़राब नहीं होता था लंबे टाइम तक. शी इज़ कन्फ्यूज्ड. अब उसको कन्फ्यूज़न हो गया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो आम खाने के लिए लाए वो तो तुरंत ख़राब हो गए और आम का अचार लंबे टाइम तक चलता है. लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेटिंग फूड एट आवर होम्स. इसका मतलब उसकी जो ग्रैंड मदर है उसने मैंगो पिक्कल के लिए कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया होगा. वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब केमिकल मेथड्स के बारे में बात करेंगे हम जिससे फूड को प्रिजर्व करके रखा जा सके. Salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called preservatives. जिन केमिकल्स का यूज़ हम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए उनको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स. वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स. सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव. सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट्स आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स. इनका यूज़ करा जाता है सॉस, जो हम टोमेटो सॉस खाते हैं उसको लंबे टाइम तक स्टोर रखने के लिए, या पिकल्स तरह तरह के अचार और मुरब्बों को प्रिजर्व करने के लिए. दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज. इसके अलावा जो जैम बनते हैं फ्रूट के, जो शरबत बनते हैं उनको लंबे टाइम तक रखने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट. जो हमारे घर में खाने का नमक होता है उससे कैसे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. कॉमन सॉल्ट हैज़ बिन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. जो मीट और फिश खाने वाले लोग हैं वो मीट और फिश को लंबे टाइम तक रखा रहने के लिए सॉल्ट का यूज़ करते हैं. मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट. सूखे सॉल्ट से मीट और फिश को कवर कर देते हैं जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ उन पर नहीं हो पाती है. सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगो, टेमेरिन. हमारे घर पे भी जब हम आंवला को लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना है या कच्चे आम
जो कच्ची केरी होती है उनका अमचूर बनाते हैं, उनको लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना है, या इमली टैमरिंड को लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना है, तो हम लोग भी उसके लिए क्या करते हैं, नमक लगा के रख देते हैं, जिससे लंबे टाइम तक वो ख़राब नहीं होते। नेक्स्ट मेथड इज़ प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर का यूज़ करके फूड आइटम्स को प्रिजर्व करके रखना। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। आपने देखा होगा फ्रूट जैम कैसे भी हो, फ्रूट जेलीज कैसी भी हो, स्क्वैशेस शरबत कैसे भी हो, उनको ज़्यादा लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए उनके अंदर अच्छी क्वांटिटी में शुगर को ऐड करके रखते हैं। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। द नेक्स्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स। ऑयल और विनेगर का यूज़ करके हम अचार को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट, क्योंकि बैक्टीरिया उस एनवायरनमेंट में नहीं जिंदा रह सकते। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड्स। इसके साथ साथ वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, फिश और मीट को प्रिजर्व करने के लिए भी ऑयल और विनेगर का यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट मेथड इज़ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड। आपने अपने घर में देखा होगा कि जब हम बाज़ार से दूध लाते हैं तो मम्मी क्या करती है, उसको बॉईल करके रखती है। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम उसको बॉईल कर देते हैं तो उसके अंदर के बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। वाई डज़ द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल? हमने देखा होगा कि बाज़ार से जो पैकेट वाला मिल्क आता है, लंबे टाइम तक वो रखा रहने के बाद भी वो ख़राब नहीं होता है। उसका क्या रीज़न है? माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज़ पास्चराइज्ड। व्हाट इज़ पास्चराइजेशन? मम्मी ने बताया कि वो पास्चराइज्ड मिल्क है। अब ये पास्चराइजेशन होता क्या है? पास्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री हार्मफुल माइक्रोब्स। पास्चराइज मिल्क जो है वो पूरी तरह से बॉयल करने से पहले ही उसको क्या कर देते हैं, प्रिजर्व करके रख लेते हैं। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको हीट करते हैं और 15 से 30 सेकेंड तक हीट करते हैं, एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, और उसके बाद उसको तुरंत ही ठंडा करके और स्टोर करके पैकेट्स में रख देते हैं। बाकी बॉईल करते हैं अगर मिल्क को तो कितना टेम्परेचर होता है उसका? 100 डिग्री सेल्सियस। बाय डूइंग दिस इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। ये जो प्रोसेस है वो लुइस पास्चर ने डिस्कवर की है, जो पास्चराइजेशन की प्रोसेस है, इसीलिए इसका नाम क्या है? पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन में क्या होता है? मिल्क को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं और उसके बाद सडनली उसको चिल्ड कर देते हैं और फिर उसको स्टोर करके रखते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू जो मिल्क स्टोर होता है वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व होकर रहता है। नेक्स्ट मेथड इज़ स्टोरेज एंड पैकिंग। किस तरह से उसको स्टोर करें, कैसे उसकी पैकिंग हो। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एंड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा कि अभी जो बाज़ार में फूड आइटम्स मिलते हैं वो किस तरह से मिलते हैं? एयर टाइट पैकेट्स के अंदर मिलते हैं। अब एयर टाइट पैकेट्स के अंदर अगर उनको रखते हैं प्रिजर्व करके तो ऐसा क्या होता है कि वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व होके रहते हैं। एयर टाइट पैकेट्स जो होते हैं उनके अंदर से सारी एयर को बाहर निकाल देते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए वहाँ पर जगह नहीं बचती है, इसलिए वो फूड आइटम्स लंबे टाइम तक स्टोर होके रहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी पढ़ा था और प्रीवियस क्लासेस जो 6th और 7th की थी उसमें भी आपने पढ़ा था। आपको ये पता है कि लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं उनकी रूट्स के अंदर एक बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया। हम कई बार पढ़ते हैं कि लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी बीन्स, पीज, पल्सेस, इनकी जो रूट्स होती है उनके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। such as beans and peas with which it is symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning, but you know that the amount of nitrogen in atmosphere remains constant. लेकिन अगर ये राइजोबियम बैक्टीरिया एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके सॉल्यूबल फॉर्म में सॉइल के अंदर भेज देता है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन है उसका जो परसेंटेज है वो कांस्टेंट रहता है? क्या रीज़न है ऐसा? तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा नाइट्रोजन साइकिल।
आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। आप सबको अच्छे से पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में N2 का यानी नाइट्रोजन गैस का कंटेंट कितना है, 78%। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स। नाइट्रोजन एक एसेंशियल पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन किस किस में मिलता है आपको? प्रोटीन्स जो होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन होता है, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, इन सब के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स और एनिमल्स। एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट नाइट्रोजन डायरेक्ट प्लांट और एनिमल्स के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं की जा सकती है। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम वगैरह है, कोई ग्रीन एल्गी है, ये एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को फिक्स करके और कहाँ भेज देते हैं, सॉइल के अंदर, और सॉइल में वो कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के अंदर, और उस सॉइल के थ्रू ये प्लांट्स क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करते हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल कंपाउंड्स, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। अब क्या होता है, नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दोज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। अब जो एनिमल्स उन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, वो एनिमल्स क्या करते हैं, उन प्लांट्स को खाते हैं, और जो प्रोटीन उन एनिमल्स के अंदर पहुंचते हैं, जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स उन एनिमल के अंदर पहुंच जाते हैं उन प्लांट्स के थ्रू। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, और जब वो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं उन एनिमल्स और प्लांट्स को, और जब वो डिकम्पोज करते हैं तो उन एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट जितने भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं वो फिर से कहाँ चले जाते हैं, सॉइल के अंदर चले जाते हैं। फिर से वो कहाँ चले जाते हैं, सारे नाइट्रोजनस कंपाउंड सॉइल के अंदर चले जाते हैं। इट कन्वर्ट इनटू द नाइट्रोजन वेस्टेज इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। और जब वो सॉइल में चले जाते हैं तो प्लांट्स उनको फिर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम एज नाइट्रोजन गैस, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो उन नाइट्रोजन कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस के अंदर, और ये नाइट्रोजन गैस वापस कहाँ चली जाती है, एनवायरनमेंट के अंदर चली जाती है। इससे क्या हुआ, एनवायरनमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन गैस का कंटेंट है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं रहता है, वो अनइफेक्टेड रहता है। एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कंस्टेंट। इसलिए नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो एटमॉस्फेयर में हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये जो आपको डायग्राम 2.10 फिगर बताया है, इसमें पूरा नाइट्रोजन साइकिल फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ आपको ये दिखा रखा है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यानी राइजोबियम बैक्टीरिया इनको क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद ये बैक्टीरिया इनको टर्न कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में, और वो नाइट्रोजन कंपाउंड कहाँ चले जाते हैं, सॉइल के अंदर। अब उस सॉइल के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, उन कंपाउंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स के थ्रू जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो सॉइल के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, प्लांट्स उनको ले लेते हैं। फिर प्लांट्स के थ्रू वो नाइट्रोजनस कंपाउंड वापस कहाँ जाते हैं, एनिमल्स उन प्लांट्स को ईट करते हैं, तो वो नाइट्रोजनस कंपाउंड एनिमल के अंदर चले जाते हैं। जब उन एनिमल की डेथ हो जाती है तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट उनके एक्सक्रीशन और उनकी डेथ के थ्रू फिर से कहाँ चले जाते हैं, सॉइल के अंदर। अब उस सॉइल के अंदर से कुछ पार्ट तो वो प्लांट्स फिर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी कुछ प्लांट्स बैक्टीरिया के थ्रू किस में चेंज हो जाता है, नाइट्रोजन गैस के अंदर चेंज हो जाता है, और वो नाइट्रोजन गैस वापस कहाँ भेज दी जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर भेज दी जाती है। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। इसके साथ साथ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कभी कभी लाइटनिंग की प्रोसेस यानी बिजली चमकने के थ्रू भी किस में हो जाती है, चेंज होके सॉइल के अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज हो जाती है। तो ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है, और जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नाइट्रोजन है वो कांस्टेंट रहती है। तो बच्चों, ये पूरा चैप्टर आज अपना कंप्लीट हुआ है, जिसके अंदर हमने फूड प्रिजर्वेशन के बारे में और नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में डिटेल में पढ़ा है। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेस और नोट्स मैं PDF के थ्रू भेज चुकी हूँ। आप उन लोगों को ढंग से रीड कीजिए, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी और मैसेज मी पर्सनली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।